हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से और लेसन 6 चल रहा है, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है ये 4th पार्ट होगा, जिसमें हम पूरे सिलेबस आज जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। अगर और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रसायन उद्योग, देखिए रसायन उद्योग। अब रसायन किसे कहते हैं? कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि रसायन उद्योग ये कौन सा उद्योग आ गया। तो फ्रेंड्स, रसायन का मतलब आप समझ रहे हैं, केमिकल। तो मतलब वह जो हमारे विनिर्माण उद्योग हैं, वस्तु निर्माण हैं, जिसमें हम रसायन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या है, उर्वरक हैं जैसे हम बनाते हैं, जैसे खाद बनाते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल वस्त्र बनाते हैं, प्लास्टिक के सामान बनाते हैं, गोंद है, रंग रोधन का जो काम करते हैं। इसमें जो है से कांच का कुछ सामान बनता है, साबुन है, या कुछ भी अपमार्जक बनाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब रसायन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए इसका डिटेल नीचे पढ़ते हैं। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना है फ्रेंड्स? तो 3% है। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, उसमें रसायन उद्योग की भूमिका कितनी है? तो 3% है। ठीक है, यह उद्योग एशिया का क्या है? तो तीसरा बड़ा उद्योग है। एशिया का जो है तीसरा बड़ा उद्योग है और विश्व में इसकी आकार दृष्टि से कितने नंबर पे है? तो 12वें नंबर पे है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। इसमें लघु और जो है बृहद दोनों प्रकार के आते हैं। और इस उद्योग को जो है 2 क्षेत्रों में हम देखते हैं। किसमें? तो एक अकार्बनिक और दूसरा क्या है? कार्बनिक। कह रहा है अकार्बनिक रसायनों में क्या क्या आ गया? देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल आ गया, जिसमें क्या है, इसके अंतर्गत आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंतर्गत क्या आता है? तो उर्वरक आ गया, कृत्रिम वस्त्र आ गया, प्लास्टिक, गोंद, रंगरोधन, डाई आदि के निर्माण में जो प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद से नाइट्रिक अम्ल आ गया, जिसमें क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, क्षार है, सोडा है, कांच, साबुन से शोधक एवं अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले ये सब रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। तो ये सब कितने जो भी चीज़ें हैं, ये क्या है? तो अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अब कह रहा है कि जो कार्बनिक है उसमें क्या है? अब ये जो अभी हमने पढ़ा, इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो जहाँ इन सब चीज़ों का डिमांड होगा, बाज़ार होगा, और जो ये कच्चे माल जो है जहाँ से पाए जाएंगे, वो यहाँ वहाँ पे इनका डिमांड रहेगा। अब अकार्बनिक हमने पढ़ा, यहाँ कार्बनिक देखते हैं। कार्बनिक रसायनों में क्या है? तो पेट्रो रसायन शामिल है। इसके अंतर्गत क्या है? तो कृत्रिम वस्त्र है, कृत्रिम रबर है, यानी जो आर्टिफिशियल हम कपड़े देखते हैं बाज़ार में आ रहे हैं, आर्टिफिशियल रबर है, प्लास्टिक है, रंजक पदार्थ हैं, दवाइयाँ, औषधि बनाने के प्रयोग में किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं और या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित होते हैं। अब ये उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं? तो जो तेल शोधन शाला है, वहाँ भी इस उद्योगों का क्या होता है? नज़दीकी होती है, वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। क्यों? तो वहाँ से कच्चे माल इनको प्राप्त हो जाते हैं। अब रसायन उद्योग अपने आप में क्या है? एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों की एक सूची कह रहा बनाइए आप। अब दूसरा नंबर आ गया, देखिए उर्वरक उद्योग। ये कहीं न कहीं रसायन उद्योग पे ही आधारित है। अब उर्वरक उद्योग क्या है? तो नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसमें क्या आता है? मुख्यतः यूरिया है। फास्फेटिक उर्वरक में क्या आता है? डीएपी आता है। अब देखिए, यूरिया और डीएपी, जैसे 46% नाइट्रोजन आप देखते हैं, कोई भी यूरिया का खाद आप लेते हैं धान और गेहूं गन्ने में डालने के लिए, या जो भी खेती के जो भी हम पैदावार उगाते हैं उसमें डालने के लिए, तो नाइट्रोजन एक आता है, दूसरा एक डीएपी आता है। डीएपी को ही क्या कहते हैं हम? तो फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं। इसमें क्या क्या है? तो नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन के क्षेत्र में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा जो कह रहा है कि पोटाश पूर्णतः क्या होता है? आयात किया जाता है। पोटाश पूर्णतः क्या है? तो आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। मतलब पोटाश हम क्या करते हैं? आयात करते हैं।
कह रहा हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अनेक भागों में फैल गया। कहाँ कहाँ फैला है? तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का क्या है? लगभग 50% उत्पादन करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और केरल क्या है? तो 50% देश का जो उर्वरक उत्पादन होता है इन्हीं राज्यों में होता है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य भी हैं, उनमें कौन कौन सा है? तो राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। ठीक हो गया। आइए सीमेंट उद्योग देखते हैं। सीमेंट उद्योग क्या है? कह रहा निर्माण कार्य, जितने भी निर्माण कार्य आप लोगों को पता है, जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब इसके उद्योग को भारी और स्थूल क्या हो? कच्चे माल चाहिए। अब सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए? तो चूना पत्थर चाहिए, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। मतलब मुख्यतः 3 चीज़ जो है भारी भरकम ये सब हैं। भारी भरकम ये माल हैं, कच्चे माल हैं जिनसे सीमेंट बनता है। अब रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। ठीक है। इस उद्योग की इकाइयाँ कहाँ कहाँ लगाई गई हैं? तो गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी देशों के बाज़ार की उपलब्धता है। गुजरात से ही परिवहन जो है समुद्री मार्गों के द्वारा से खाड़ी जो देश हैं, जो गल्फ़ कंट्री हैं, जिसमें जैसे आपका सऊदी अरब है, उसके इर्द गिर्द के जितने भी हैं देश, तो ये सब खाड़ी देश हैं। तो इनको जो है परिवहन सुविधा वहाँ से गुजरात के किनारे से पहुँचाने में मदद मिलती है। पहला सीमेंट उद्योग देखिए 1904 में कहाँ? तो चेन्नई में लगाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार का भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में क्या कर रहा है? तो प्रगति कर रहा है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी देख लीजिए। मोटर गाड़ी का क्या है? तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। बिल्कुल है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर जैसे ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में क्या हुई? अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग कहाँ कहाँ विकसित है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। सूचना तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में क्या क्या है? तो ट्रांजिस्टर से ले करके टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार के उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। बेंगलुरु जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा हुआ है। अब देखिए बेंगलुरु क्या है? इसको सिलिकॉन सिटी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि बेंगलुरु जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो केंद्र हैं कहाँ कहाँ हैं? तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण क्या है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निरंतर विकास के कारण ही ये प्रौद्योगिकी जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, प्रगति किया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये HCL रूपनगर में जो है केबल निर्माण कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? बिजली के तारों का निवारण हो रहा है, केबल का निर्माण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अब औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। अब इतने भी जो उद्योग लगे हैं, जो चल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आइए उस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत किस तरह से जो है पर्यावरण निम्नीकरण या प्रदूषण हो रहा है। कह रहा यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4
प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन से प्रदूषण फैला रहे हैं आप सभी लोगों को पता भी है। वायु होता है, जल होता है, भूमि और ध्वनि है। अब प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। ठीक है, जो ताप विद्युत गृह हैं जहाँ से विद्युत उत्पादन हो रहा है, वो भी क्या है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण क्या है, तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवी दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल ही हो गया, स्प्रे होगा, कुहासा तथा धुआं हो गया। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषणों के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? आप लोगों को पता है जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ, गैस लीक हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उससे क्या हुआ था, लाखों जनजीवन क्या हुआ था, अस्त व्यस्त और मृत्यु हो गई थी लोगों की। वही कह रहा, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषणों में देखिए तो अब उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों क्या किया था, नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण क्या होता है, फैलता है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है, तो कागज हो गया, लुगदी हो गया, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आज जल में क्या करते हैं, बहा देते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, तो फ्लाई ऐश है, फोस्फोजिप्सम है तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। अब ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ का दिखा रहा है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, नोएडा है, मोहाली पंजाब है अपना, श्रीनगर है, गुवाहाटी है, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में देख सकते हैं। तापीय प्रदूषण देखते हैं फ्रेंड्स। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन इस पर बहुत प्रभाव होता है। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसे बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को क्या कर देता है, अनुपजाऊ करता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण में क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण से खीनता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन क्या होता है, श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी क्या करते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। पर्यावरणीय, अब जो निम्नीकरण हो रहा है, मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, निम्नीकरण का तात्पर्य फ्रेंड्स जो हो गया प्रदूषण से। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव आपको मिला, 1 लीटर अपशिष्ट अगर निकलता है तो उससे 8 गुना जल मतलब क्या होगा, प्रदूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके निम्न सुझाव दे रहे हैं। पहला सुझाव क्या है, तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का क्या करें, न्यूनतम उपयोग करें। जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा प्रयोग, मतलब जल का क्या करें, कम उपयोग करें, उसी जल को है 1 या 2 बार फिर से पुनः चक्रण करके उपयोग करें, जिससे जल की कम लगेगा और फिर जो है प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का क्या करें, तो संग्रहण कर लें। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो नदियों में गर्म जल छोड़ते हैं, तापीय विद्युत गृह से क्या होता है, गर्म जल निकलता है, उसको ये कह रहे हैं कि 3 चरणों में क्या कर सकते हैं, हम उस अपशिष्ट को शोधन कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को क्या करें, तो छटाई करें, उनके टुकड़े, छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। दूसरा क्या रहे हैं कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन कर सकते हैं। तृतीयक में क्या, तीसरा में क्या है, तो जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बृहत बाहित मल को क्या करें, उपचार संयंत्र
उपचार संयंत्र, उपचार के जो संयंत्र हैं उसमें डाल करके उनको क्या करें, उनको वहाँ से शुद्ध किया जाए। तृतीयक शोधन में कह रहे हैं कि इसमें अपशिष्ट जल को क्या करें, तो पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। ये तो रहे 3 के जो है जल को कैसे हम प्रदूषित होने से कम बचा सकते हैं। अब जहाँ भूमिगत जल का स्तर क्या है, कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। मतलब जो भी प्रदूषण फैलता है उसके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करें, उस पदार्थों को अलग करें जिससे प्रदूषण फैलता है। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जाए। अब कोयले में क्या होता है, ज़्यादा धुआं निकलता है, अगर तेल और गैस का प्रयोग करेंगे धुआं क्या होगा, कम निकलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। अब ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या करें, अब देखिए तो साइलेंस जो है जनरेटर आ रहे हैं, फाटक उसके बंद हो जाते हैं तो आवाज़ कम, ध्वनि कम होती। लेकिन जो पुराने तरह के जनरेटर हैं जो खुले हैं, जिनमें साइलेंसर नहीं है, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कह रहा ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। अब इसके अलावा अपने आप कानों पर जो है ध्वनि से जो है नियंत्रण करने वाले उपकरणों को भी पहने आप, जिससे ध्वनि प्रदूषण से बच सकें। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत भी है। ये फरीदाबाद में आप देख सकते हैं कि यमुना एक्शन प्लान है, इसमें मल जो है उपचार बना हुआ है कि जो भी पानी आता है इसमें अशुद्ध पानी, उसको फिर से जो है रिफाइन करके, छान करके, शुद्ध करके फिर से भेजा जाता है। ये संयंत्र लगा है। अब भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह जो कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली जो मुख्य निगम है, इसके पास पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और साधन जैसे जल, खनिज, तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। अब क्या कह रहा है, ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। अब ताप विद्युत का क्या कह रहा है, तो अधिकतम ताप तकनीकों पर आधारित उपकरणों का क्या करें, सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करें। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को न्यून उत्पादन करें। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें, तो हरित क्षेत्र जैसे सुरक्षा है, वृक्षारोपण को प्रेरित करें। ये सब कारक हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे राख है, उसको क्या करें, तो जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करें। और सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिकीय रूप में क्या करें, तो मॉनिटरिंग करें उसका। ठीक है, ये आप देखें रामागुंडम जो है संयंत्र लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तापीय जो विद्युत गृह है उसका एक आप चित्र देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन 6 जो है क्लास 10th का कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। आइए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन पे प्रकाश डालते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत के NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग करता है। तो चूना पत्थर आपने पढ़ा ऊपर, सीमेंट उद्योग फ्रेंड्स जो है चूना पत्थर जिप्सम के लिए जो है और सिलिका के लिए उपयुक्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को क्या करती है, बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसमें आप सेल को आप देख सकते हैं। सेल का मतलब हो गया फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा आप देख सकते हैं कि कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो बॉक्साइट जो है किसके लिए होता है, तो बॉक्साइट के लिए आप देख सकते हैं एल्युमिनियम जो दिया है, एल्युमिनियम प्रगलन में बॉक्साइट आ जाएगा। चौथा क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि को संयंत्र निर्मित करते हैं। तो इसमें आप सूचना और प्रौद्योगिकी जो है आ सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक को भी रख सकते हैं। ये ऊपर हमने पढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक दोनों एक ही हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक को दे सकते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे दीजिए। विनिर्माण क्या है, तो वही वस्तु निर्माण जिसको कहते हैं विनिर्माण है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक, और इधर दे रहा है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक कौन कौन से हैं।
तो भौतिक कारक में आप देख दीजिए, जहाँ कच्चे माल का जो है स्रोत हो और कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति के साधन होना चाहिए, ये सब क्या है, तो ये भौतिक है। मानवीय में क्या हो जाएगा, जैसे श्रम चाहिए और बाज़ार चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा, तो ये सब इस तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करिए। कुछ कमेंट हो तो उसको निसंदेह आप लिखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।